नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के घर ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के पीए सहित पार्टी के कई नेताओं के घर पर रेड हो रही है। यह हमें डराने धमकाने की कोशिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूं कि हम डरने वाले नहीं है। आतिशी ने कहा कि दावा किया जा रहा है कि ईडी रेड के बाद रुपयों की रिकवरी हो रही है, लेकिन 2 साल और कई रेड के बाद भी आज तक कोई रुपया नहीं मिला। कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत कि वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। तो वही उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। इस बजट को प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया गया है। इस बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है और इसमें 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं भी शामिल है। इस बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर अधिक जोर दिया गया है। जहां सत्ता पक्ष इसे अब तक का अच्छा बजट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बजट पर सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ कुशीनगर जिले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शुक्रुल्लाह अंसारी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 90% पीडीए के लोगों के विरुद्ध तैयार किया हुआ है। युवा कांग्रेस के अरशद रजा ने कहा कि गरीब जनता को छलने वाला बजट है, इसमें केवल खास लोगों को फायदा पहुंचाने का कार्य किया गया है। तो वहीं कुशीनगर बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय ने बताया कि इस बजट को पेश कर इतिहास रचा गया है। आने वाले समय में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। हमारा मानना है कि वो बजट गरीबी और अमीरी के बीच में आर्थिक असमानता पैदा करने का एक मुख्य कारण बनेगी। 90% गरीब किसान, मजदूर, श्रमिकों जो अपने खून और पसीने से इस देश को बनाते हैं, सींचते हैं, उनके धन को 10% लोगों के हाथों में सौंपने की कला के रूप में इस बजट को पेश किया गया है। और 10% केवल 90% लोगों के लिए इस बजट में हिस्सेदारी दी गई है। आज भी गांव-गांव में, गली में, गरीबी में, बाढ़ क्षेत्र में, किसानी में, सड़कों में, नालियों में विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश औंधे मुंह पड़ा हुआ है। ये बजट जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सपना है कि आने वाले 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों का समर्पित बजट है। बजट 10% लोगों की सेहत के मुताबिक बनाई गई है। 90% समाज का जो पीडीए वर्ग है, उसके हितों की पूरी अनदेखी की गई है। यह बजट आगामी लोकसभा चुनाव के हिसाब से जुमला है। एक बार फिर प्रदेश सरकार ने शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को, किसानों को, मझोले व्यापारियों को छलने का काम किया है। यह बजट रचनात्मक नहीं बल्कि मूर्तियां भावनात्मक है। आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं।
आपको बता दें कि नवतेज टीवी की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। तिरंगा गर्ल के नाम से मशहूर अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली 20 साल की तंजीम मेरानी मानसरोवर वीटी ग्राउंड पर शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने, समान नागरिक संहिता लागू करने और नागरिकता संशोधन कानून को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठी हुई थी, जिसका मुद्दा नवतेज टीवी ने प्रमुखता से उठाया। और इसका परिणाम यह हुआ कि तंजीम मेरानी का अनशन तोड़वाने सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को साथ लेकर पहुंचे और उचित आश्वासन के बाद तंजीम और उसके पिता आमिर मेरानी का अनशन तोड़वाया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गत 27 जनवरी 2024 को सुभाष चौक स्थित एक सरकारी विद्यालय में हिजाब का मुद्दा उठा था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हिजाब को सभी शैक्षणिक संस्थानों में निषेध कर दिया था। मेरा और शिक्षा मंत्री जी आए हैं और गोपाल सर भी आए हैं और सबने मेरी मांगे स्वीकार की है। एंड मैं इन दो मांगे स्वीकार की और एक मांग सेंट्रल में है सीए की। और मैं मीडिया का भी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मेरा सहयोग किया। यूसीसी को लेकर मुझे रिटर्न में भी दिया जाएगा और हिजाब को लेकर भी मुझे रिटर्न में दिया जाएगा कि सरकार इस पे जल्द से जल्द उस पे इम्प्लीमेंट करेगी। मैं तंजीम बहन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि छोटी सी उम्र में हौसले के साथ आगे बढ़ रही है और इनमें देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। मैं चाहता हूँ राजस्थान ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान की बेटियों में ऐसी ही देशभक्ति हो। इनकी जो मांग थी, जो मेरे विभाग से संबंधित थी कि विद्यालयों में यूनिफॉर्म पहन कर ही आना चाहिए, उसका उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया है। और पहले से ही मेरे निर्देश है कि विद्यालय में यूनिफॉर्म पहन कर ही आना चाहिए। और यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में जो उन्होंने कहा है, क्योंकि मैं ये सब मामले मंत्रिमंडल में डिस्कस होते हैं, मैं उसका एक पार्ट हूँ। मंत्रिमंडल में इस विषय को रखेंगे, चर्चा करेंगे। भावना यही है और यह खुशी की बात है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी इस भावना से पूरी तरह से व्यग्र थे और जो ही इनको पता चला, उन्होंने तुरंत अपनी मीटिंग छोड़ करके यहाँ आए और कहा कि हम आपके साथ हैं। तो ये लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस सभी 25 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बैठक पर बैठक कर रही है। बीकानेर के लोकसभा चुनाव प्रभारी बीकानेर चुनाव प्रभारी प्रमोद भाया जैन और राखी गौतम के सर्किट हाउस में बैठक की गई और बैठक के बाद उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हमारे संवाददाता के सिंह ने कांग्रेस प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष राखी गौतम से की खास बातचीत। राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम बीकानेर दौरे पर है, बात करते हैं। आज चूंकि बीकानेर में आवेदन भी लिए गए, क्या है कुछ है बताएं। जी निश्चित रूप से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान मेरे को और प्रमोद जैन भैया जी जो पूर्व मंत्री हैं, हम दोनों को यहाँ पे प्रभारी के रूप में लगाया गया। और आज जो कई सारे कार्यकर्ता कई अपने नेताओं के लिए नाम लेकर के आए थे और तकरीबन 10-11 नाम जो है आवेदन आए हैं, उनमें से जो बेहतर है, अच्छा है, उसकी हम रिपोर्ट देंगे ऊपर और फिर शीर्ष नेतृत्व जो उसका विचार करके जिसको प्रत्याशी बनाएगी। और ये विश्वास भी जताया है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कि जो भी प्रत्याशी होगा हम सब उसके साथ। आज अंतिम दिन था या आगे भी लिया जाएगा आवेदन? आज अंतिम दिन नहीं था, लेकिन हम क्योंकि प्रभारी के रूप में आए थे तो आज का शेड्यूल यहाँ का था। हमें रिपोर्ट कल देनी है। कल का चूरू का है, चूरू लेते हुए सुबह गंगानगर ली और फिर आज यहाँ शाम को और कल सुबह चूरू लेंगे। राजस्थान में पिछली बार की अगर हम बात करें तो पूरे 25 के 25 लोकसभा सीटों में कांग्रेस हारी, बहुत बड़ी डिफीट मिली लाखों की तादाद में।
इन सबको देखते हुए क्या मानती हैं कि अब सिनेरियो, चूंकि अब तो राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इन सबको देखते हुए क्या कैसे मानती हैं? देखिए, राम जी की जो बात है, राम जी हम सबके हैं। हम सब जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो सब राम को भी मानते हैं, उतना ही मानते हैं जितना ये लोग कहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि पिछले 10 साल में जो मोदी जी आए, उन्होंने जो वादे किए युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उनके वादे जहां के तहां हैं। उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी महिलाओं की सुरक्षा हुई, उनको कितना पैसा आया, मुझे लगता नहीं कोई एक सिंगल महिला कह दे कि हमारे खाते में रुपए आए। और इस तरह के जुमले शायद अब समझ चुकी है जनता, और अब मन बना चुकी है, मैं जहां तक समझती हूँ, क्योंकि लोग एक बार 2 बार, लेकिन बार बार नहीं वो चीज। कांग्रेस एक हमारा बहुत बड़ा परिवार है, और निश्चित रूप से परिवार जब बड़ा होता है तो हो सकता है कोई बात हो गई हो ऊपर नीचे, लेकिन हम कल भी एक झंडे के नीचे थे, आज भी एक झंडे के नीचे, और कल भी। तो अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने मिनी सचिवालय पहुंचकर एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सरकारी विभागों की फाइलों को चेक किया और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किए। कुछ फाइलों में खामियां पाई जाने पर उन्होंने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई और सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया है, और जो भी यहाँ पे सारे कागज है, फाइल्स है, और जो भी जन सुनवाई होती है उसका निरीक्षण किया है। पेंडेंसी वगैरह के जितने भी थे उनको डिस्पोजल का हमने आदेश दिया है कि टाइम पे सारे डिस्पोजल होना चाहिए, और पब्लिक की जो समस्या है उसका तुरंत निराकरण। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रावतभाटा में नवतेज टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। नगर पालिका स्वामित्व की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को पालिका द्वारा प्रशासन की मदद से हटाया गया और 50 बीघा की करीब 10 करोड़ रुपए की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। आपको बता दें कि नवतेज टीवी ने अतिक्रमण की इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। मौके पर अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। क्या कुछ कार्रवाई चल रही, तो आप विस्तार से बताएं इस बारे में। नगर पालिका रावतभाटा के जो आसपास चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जो शिकायत आई है उसके लिए तहसीलदार जी को, और क्योंकि उनके पास नगर पालिका ईओ का चार्ज भी है, और पंचायत समिति के बीडीओ साहब को, दोनों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे संयुक्त टीम गठित करके आसपास की जितनी भी जो भूमि हैं, जो चारागाह भूमि बताई गई है, उन पर जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं उनकी जॉइंट सर्वे करवा करके अतिक्रमियों की सूची तैयार करें और उनको तत्काल प्रभाव से उनमें कार्रवाई करते हुए और उनको हटाने की जो भी नियमानुसार कार्रवाई। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वैर विधानसभा में झील का बाड़ा मंदिर परिसर पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कुलदेवी की पूजा अर्चना कर परिवार और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ से है, जहां एक फाइनेंस कंपनी का लोन न चुकाने की वजह से कंपनी ने 100 साल के गरीब पुजारी को परिवार समेत बाहर निकाल दिया और फिर उसके घर पर ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि पुजारी ने घर बनवाने के लिए कंपनी से 3 लाख रुपए लोन लिए थे और कोविड की वजह से लोन चुकाना रह गया था। तो वही अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बस स्टैंड और रेलवे के पास संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण किया और आवश्यक सुविधाओं की सुनिश्चितता को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर गुप्ता ने अधिकारियों को रैन बसेरे में आने वाले बेसहारा लोगों के लिए आवास, बिस्तर, रजाई समेत समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रैन बसेरों में ठहरे हुए लोगों से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी भी ली। उन्होंने कहा छोटी मोटी कमियों को छोड़कर बाकी सब दुरुस्त है। इस दौरान उन्होंने शौचालयों की साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरों को जल्द ही दुरुस्त करने को लेकर निगम आयुक्त मनीष फौरजात को निर्देश दिए। आज रैन बसेरा का जो है मैंने इंस्पेक्शन किया और हालांकि ओवरऑल स्थिति ठीक है, बट छोटे छोटे गैप हर जगह होते हैं। कुछ जगह वॉशरूम का इशू आया और कुछ जगह सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो नहीं थे। तो मैंने डायरेक्शन दी है कमिश्नर नगर निगम को कि इसको प्रायोरिटी पे 1 या 2 दिन में ही दोनों चीज़ों को ठीक किया जाए और
अभी भी हम लगातार अभी राउंड पे ही हैं और भी जो खामियां मिलेंगी उसको जो है तत्काल रिजॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस अपने नवाचारों के लिए हमेशा ही प्रसिद्ध रहने वाली और कई तरह के प्रदेश स्तरीय अवार्ड हासिल करने वाली है। बीकानेर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने अब एक और नया नवाचार किया है। अब महज 1 सप्ताह के भीतर फरियादी डिजिटल सुनवाई के माध्यम से अपनी समस्या का निराकरण करवा सकेंगे। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि सप्ताह भर में संबंधित परिवार की जांच या कार्रवाई लंबित होने पर संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। इसी तरह सेल की मॉनिटरिंग ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी करेंगे। डिजिटल जन सुनवाई में महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे संवाददाता के सिंह ने एसपी तेजस्विनी गौतम से इसी मुद्दे पर की खास बातचीत। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में पुलिस का नवाचार देखने को फिर मिला है। ई जन सुनवाई शुरू की गई है। आज उसका विधिवत उद्घाटन भी हुआ है। बीकानेर की एसपी तेजस्विनी गौतम का ये नवाचार कहा जा सकता है। इन्होंने पहले भी जहां रही अलवर की बात करें तो वहां पर भी ई जन सुनवाई शुरू की थी और अब बीकानेर में भी ये शुरू करने जा रही है। क्या देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि सुशासन के लिए किसी भी व्यक्ति की अगर कोई समस्या है, परेशानी है, तो जन सुनवाई के माध्यम से उसकी परेशानी का निराकरण हो और उसके लिए एक सिस्टम डेवलप हो और मॉनिटर हो। इसी के साथ साथ हमने जन सुनवाई सेल जो गठन किया है पुलिस अधीक्षक बीकानेर कार्यालय में, हमने ये मानते हुए कि बीकानेर एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक डिस्ट्रिक्ट है, 200, 250 किलोमीटर चल के परिवादी बीकानेर एसपी ऑफिस तक आते हैं, तो उनको एक सुगम तरीका पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम से बीकानेर पुलिस अधीक्षक से वो अपनी बात कह सकते हैं। इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ई जन सुनवाई के माध्यम से उस हेल्पलाइन पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद उनको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे घर बैठे वो मेरे से सीधा डायरेक्टली जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कोई भी सुझाव, शिकायत या परेशानी साझा कर सकते हैं। इसके लिए एक सेल का गठन किया गया है। आईपीएस प्रोबेशनर आदित्य काकड़े मॉनिटर करेंगे और रोजाना की कार्रवाई उसमें मुझे बताएंगे और उसको 7 डेज के अंदर अंदर निस्तारण करने का हमारा टारगेट है। अभी शुरुआत में हमने उसको एक दिन, सप्ताह में एक दिन, मंगलवार 12 से 1 का टाइम दिया है। जैसे जैसे अगर इसमें हमारे पास ज्यादा परिवादी आएंगे तो हम इसको प्रतिदिन या हफ्ते में और दिन भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर में बहुत बड़ा नवाचार हो रहा है और इस नवाचार के माध्यम से कहीं ना कहीं पीड़ित व्यक्ति और जनता सीधे जुड़ पाएगी बीकानेर की एसपी से और कानून जहां अपराध कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है उस पर रोकथाम का प्रयास भी होगा। अब कोई भी विचोलिया एसपी के और पीड़ित के बीच में नहीं होगा। के सिंह, बीकानेर। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवती के फांसी लगाने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती के मायके वालों ने दामाद पर दूसरी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग करने और बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। महिला जो है वो उसके द्वारा फांसी लगाई गई है। उनके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसका अभी पंजीकृत करा अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी और शव को अभी पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। मृत्यु का रीजन क्या रहा और बाकी चीज़ों की जांच की जा रही है। शेष ही इसमें अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई। वहीं कासगंज जिले में भाई बहन के पवित्र रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपनी ही बहन के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट एवं हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 4/2/2024 को थाना पटियाली पर सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग युवती का शव उसी के घर में बरामद हुआ है। तत्काल फील्ड यूनिट की टीम द्वारा एवं थाना पटियाली की टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और सूक्ष्म साक्ष्य जितने भी हैं उनका संकलन किया गया। प्रथम दृष्टया पाया गया कि जो लड़की की हत्या हुई है वो गला दबाने से हुई है। इसमें गहनता से जानकारी करने पर पता चला कि लड़की और उसका बड़ा भाई, जिसका नाम संजू है, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सीकर जिले के पचार कस्बे में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गांव में अब तक 20 से भी ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं। चोरों ने फिर से एक बार ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। पीड़ित ने बताया कि रात करीब 1 बजे चोर दुकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। और इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे और एलईडी टीवी भी अपने साथ ही चोरी कर ले गए। पीड़ित के अनुसार चोरों ने 3 से 4 लाख का सामान उनकी दुकान से चोरी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।